काबुली वाला। लेखक रवींद्रनाथ टैगोर जी। मेरी 5 बरस की छोटी लड़की मिनी से क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने 1 ही साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वह जागती रहती, उस समय का एक क्षण भी वह खामोश रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ कभी कभी धमकाकर उसका मुंह बंद कर देती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाता। अगर मिनी खामोश हो जाती तो अजीब सी लगती। उसकी चुप्पी ज़्यादा देर तक नहीं सही जाती। सही कारण यही कि मेरी उससे कुछ बातचीत ज़्यादा उत्साह के साथ चलती। सवेरे मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने ही जा रहा था कि मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबू रामदयाल दरबान काका कौआ को काग कहकर पुकारते हैं। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबा। संसार की भाषाओं की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने ही वाला था कि उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता तभी बारिश होती है। वो माँ, भोला झूठ मूठ ही इतना बकता है, दिन रात बकता रहता है बाबू। इस बारे में मेरी राय के लिए जरा सा इंतजार किए बिना वह अचानक पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती है? मैंने कहा, मिनी तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम करना है। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। एकाएक मिनी खिड़की के पास दौड़कर पहुंची और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटका और हाथ में अंगूर की 2-4 पिटारियाँ लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देख मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे यह बताना मुश्किल था, पर वह जोर जोर से उसे पुकार रही थी। मैंने सोचा, कभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय समाप्त होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और लापता हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा। मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। उसके बाद इधर उधर की चर्चा भी होने लगी। अंत में उठते समय उसने पूछा, बापूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर खड़ी हो गई। संदेह भरी नज़रों से वह काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से नहीं लिया। दुगने संदेह के साथ वह मेरे घुटनों से चिपकी रही। पहला परिचय इसी तरह हुआ। कुछ दिनों बाद एक सवेरे किसी ज़रूरत से घर के बाहर निकला तो देखा मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा था। मिनी के 5 साल की उम्र के अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्यवान श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दिया? ऐसा मत करना। इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर देखा उस अठन्नी को लेकर बड़ा हो हल्ला शुरू हो चुका था। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए मिनी को डांट रही थी और पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी माँ बोली, काबुली वाले से तूने अठन्नी ली क्यों? मिनी रुआसी सी होकर बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद दे दी। मैंने आकर मिनी को उस पास खड़ी विपत्ति से बचाया और बाहर ले गया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी मुलाकात ही हो ऐसा नहीं है।
इस बीच वह रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। इन दोनों की मित्रता में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहा। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबली वाला, ओ काबली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान एक बेमतलब का जवाब देते हुए कहता, हाथी। उन दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से कहता हो कि तुम कभी ससुराल मत जाना। हाँ, वह पलटकर रहमान से पूछ बैठती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना बहुत बड़ा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी ससुर के नाम किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना कर खूब हंसती। मिनी की माँ बड़े ही संकाल स्वभाव की है। रास्ते पर कोई आहट होते ही उसे लगता कि दुनिया भर के शराबी मतवाले होकर उसके ही घर की ओर भागते आ रहे हैं। यह दुनिया हर कहीं चोर, डाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया और गोरों से भरी, यही उसका ख्याल है। इतने दिनों से, हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नई दुनिया में रहने के बावजूद उसके मन से यह भय दूर नहीं हुआ। ख़ास तौर से रहमान काबली के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। उस पर खास नज़र रखने के लिए वह मुझे बार बार अनुरोध करती। मैं उसके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी प्रथा चालू नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना बिल्कुल असंभव है? मुझे मानना पड़ा कि यह बात बिल्कुल असंभव तो नहीं, पर विश्वास योग्य भी नहीं। विश्वास करने की शक्ति हरेक में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर आने से मैं मना नहीं कर सका। हर साल माघ के महीनों में रहमान अपने मुल्क चला जाता। इस समय वह अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता। घर घर दौड़ना पड़ता, फिर भी वह एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने में लगता जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखता हूँ कि शाम को आया है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने, झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक एक आशंका सी होने लगी है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मिनी काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ आती और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज परिहास चलने लगता, तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा अपनी किताब के प्रूफ देख रहा था। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। इसी समय सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों में खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे में जाकर सिपाहियों से पूछा कि क्या मामला है। उस सिपाही से कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से उधार एक रामपुरी चादर खरीदी थी और कुछ रुपए बाकी थे, जिन्हें देने से मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छुरा मार दिया। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह तरह की गालियाँ बक रहा था। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। क्षण भर में रहमान का चेहरा उजली हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसीलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों की पुरानी चर्चा न छिड़ सकी। मिनी आते ही पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगी? रहमान ने हंसकर कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। उसे लगा इसके जवाब से मिनी
मुस्कुराई नहीं तो उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट के जुर्म में रहमान को कई साल की जेल की कैद की सज़ा हुई। उसके बारे में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। हम लोग जब अपने अपने घरों में प्रतिदिन के कामों में लगे हुए आराम से दिन गुजार रहे थे, तब पहाड़ों पर आज़ाद घूमने वाला आदमी जेल की दीवारों में कैसे साल पर साल गुजार रहा होगा, यह बात कभी हमारे मन में नहीं आई। कितने ही वर्ष बीत गए, फिर सर्दियाँ आ गई। मेरी मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही उसका ब्याह हो जाएगा। कैलाशवासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर अंधेरा कर पति के घर चली जाएगी। बड़े ही सुहाने ढंग से आज सवेरे सूर्योदय हुआ। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप जैसे सुहागे में गलाए साफ सोने ने रंग लिया हो। इस धूप की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी थी। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले ही शहनाई बज रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वह शहनाई मेरे सीने में बज रही है। उसका करुण भैरवी राग मेरे सामने बिछो की पीड़ा खड़ी कर रहा था। आज मिनी की शादी है। सवेरे से ही बड़ा शोर शराबा था। लोगों को आना जाना शुरू था। आंगन में बांस बांधकर मंडप लगाया जा रहा था। मैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था कि रहमान आकर सलाम करते हुए सामने खड़ा हो गया। शुरू में मैं उसे पहचान न सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे, न चेहरे पर चमक। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उसे पहचान गया। क्यों रहमान, कब आए, मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। यह बात मेरे कानों में जोर से टकराई। किसी कातिल को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा अंतःकरण विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, तुम जाओ। सुनते हुए वह जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ संकोच में भरकर बोला, एक बार खोकी को नहीं देख सकता क्या? शायद उसके मन में यही धारणा थी कि मिनी अभी भी वैसी है। यह उसने सोचा था कि मिनी आज वैसे पहले की तरह काबली वाला पुकारती हुई भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अद्भुत बातों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसकी याद में एक अंगूर और कागज़ के धोने में थोड़े किशमिश बादाम शायद किसी अपने वतनी दोस्त से मांग कर लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया, स्तब्ध खड़ा मेरी ओर एकटक देखता रहा। फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में एक टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं कि देखा वह खुद ही आ रहा है। नज़दीक आकर उसने कहा, ये अंगूर किशमिश और बादाम खोकी के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। सब लेकर मैंने दाम देना चाहा तो उसने एक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, हमेशा याद रहेगी। मुझे पैसा न दे बाबू, जैसी तुम्हारी लड़की वैसी मेरी भी लड़की वतन में, उसी की याद में मैं ये थोड़े से मेवे लेकर आता हूँ। मैं यहाँ कोई सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने अपने ढीले कुर्ते के अंदर से एक मैला सा कागज़ निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर मेज में फैला दी। मैंने देखा कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है। फोटो नहीं, चलचित्र नहीं, सिर्फ हथेली में थोड़ी कालिक लगाकर उसी का निशान ले लिया था। बेटी की याद संजोए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता। यह देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं किसी ऊंचे घराने का बंगाली। मैंने अनुभव किया कि वह भी बाप है। फिर मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलाया। घर में इस पर बड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने किसी की न सुनी। ब्याह की बनारसी साड़ी पहने, माथे पर पन्ना सजाए दुल्हन के रूप में सजी मिनी मेरे पास खड़ी हो गई। उसे देखकर काबली वाला पहले तो सकपका गया, फिर अपनी पुरानी बातें न दोहरा सका और अंत में हंसकर बोला, ससुराल जाओगी? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब समझती है।
उससे पहले कि वह जवाब देते न बना, रहमान का सवाल सुनकर वह शर्म से लाल हो गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मिनी के चले जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर रहमान वही ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसके मन में यह बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी सीपी जितनी ही बड़ी हो गई होगी। अब वह उससे पहले के रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में न जाने क्या हुआ होगा। सवेरे के वक्त सर्दियों की उजली कलकत्ता की एक गली में बैठा रहमान अफगानिस्तान का दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया और कहा, रहमान, तुम अपने वतन अपनी बेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपया दान करने के बाद मुझे विवाह उत्सव की 2-4 चीज़ें कम कर देनी पड़ी। मन में जैसी इच्छा थी वैसी रोशनी नहीं कर सका, किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतों ने बड़ा असंतोष प्रकट किया, लेकिन मंगल ज्योति से भरा यह शुभ आयोजन दमक उठा।